वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज खेल के मैदान से। सलमान अली आका जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में छा गए। ऑलराउंडर की घूमती गेंदों ने मेजबान टीम का टॉप 4 उड़ा कर रख दिया। प्रोटियाज की 4 विकेटें 88 रन पर गिर गईं। चारों खिलाड़ियों को सलमान अली आका ने चलता किया। रियान रैकलिन 36, टोनी रोजी 33, कप्तान मार्करम 4 और स्टब्स 1 रन बनाकर आउट हुए। पाल में जनूबी अफ्रीकी टीम टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है। सीरीज के तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। कराची में दूसरे दिन भी शदीद ट्रैफिक जैम, हजारों गाड़ियां शाम तक सड़कों पर फंसी रहीं। नाज़िमाबाद में बिजली और पानी की अदम फराहमी पर एहतजाज से साइट एरिया तक गाड़ियों की कतारें लगी रहीं। आसपास की सड़कों पर भी गाड़ियां फंस गईं। ट्रैफिक में फंसे मुसाफिर डकैतों का निशाना बनने लगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने शहर में ट्रैफिक की सूरत हाल का नोटिस ले लिया। सुबह हो या शाम, कराची वालों की किस्मत बंद सड़कें और ट्रैफिक जाम। नाज़िमाबाद में बिजली और पानी की अदम फराहमी पर एहतजाज से साइट एरिया तक गाड़ियों की कतारें लग गई। गुज़िश्ता रात से न बिजली का मसला हल हुआ, न ही एहतजाज खत्म हुआ। सैकड़ों गाड़ियां, हजारों लोग घंटों फंसे रहे। एहतजाज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं यहाँ पर। ट्रैफिक जाम में फंसे मुसाफिर डकैतों के लिए आसान निशाना बन गए। कई शहरियों को लूट लिया गया, मोबाइल और पैसों से महरूम हो गए। एडिशनल आईजीपी मसले का हल नहीं बता सके। ज्यादा मसाइल जो है दूसरे यूटिलिटीज के इदारों की वजह से होते हैं। रोजाना 7 बड़े इस तरह के एहतजाज होते हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक में डेफिनेटली खलल पड़ता है। हम अपनी तौर पर बड़ी कोशिश करते हैं कि ये सूरत हाल न हो। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने भी ट्रैफिक की सूरत हाल का नोटिस ले लिया। ट्रैफिक जाम में अमन अमान की सूरत हाल को तशवीशनाक करार दिया और डीआईजी ट्रैफिक को सूरत हाल कंट्रोल करने की हिदायत कर दी। शहर कायद में ट्रैफिक जैम होना मामूल बन गया है। कहीं पानी और बिजली की अदम फराहमी पर एहतजाज तो कहीं पार्किंग माफिया का राज। कुछ देर कबल नाज़िमाबाद साइट और अतराफ की सड़कों पर शदीद ट्रैफिक जैम को बहाल तो कर दिया गया, मगर शहरियों का रोजाना की बुनियाद पर फ्यूल और वक्त का ज़िया होने लगा। हमारे नुमाइंदे अफजल परवेज इस वक्त नाज़िमाबाद में मौजूद हैं, मजीद वो बता रहे हैं। जी बिल्कुल, देखा जाए तो नाज़िमाबाद की जो मुख्तलिफ शाहराहें हैं जहाँ साइड एरिया, वहाँ ट्रैफिक जाम जैसे मसाइल का सामना है शहरियों को। ताहम देखा जाए तो इस वक्त जो है नाज़िमाबाद की मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक जाम है। उसकी सबसे बड़ी मेन वजह है कि शाम 5 बजे से लेकर 7 बजे तक शदीद ट्रैफिक का दबाव रहता है। साइड एरिया की मुख्तलिफ जो है कंपनियों में काम करने वाले लोग हैं वो अपने घरों को निकलते हैं, जिसके बाद ट्रैफिक जाम होता है। उसकी सबसे बड़ी मेन वजह बताई जाती है कि जगह जगह तजावजात सड़कों पर लगना, डबल पार्किंग और हैवी ट्रैफिक, ये सबसे बड़ी मेन वजह है जिसकी वजह से इन इलाकों में ट्रैफिक जाम जैसी सूरत हाल से शहरियों को रोजाना की बुनियाद पर गुजरना पड़ता है। अब तो कुछ देर लम्हे कबल भी यहाँ बदतरीन ट्रैफिक जाम जैसी सूरत हाल थी। मिनटों का सफर घंटों में तय होता है। और दूसरी जानिब देखा जाए तो एहतजाज का सिलसिला भी जारी है, क्योंकि शहर में पानी की किल्लत के बाइस मुख्तलिफ मकामात पर जो है एहतजाज भी हो रहा है। यहाँ नाज़िमाबाद में गुज़िश्ता 2 रोज से पानी बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज भी हुआ। आप तो बता रहे हैं कि एहतजाज के बाद ट्रैफिक जैम है। कुछ देर पहले पुलिस की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया था कि जो ट्रैफिक जैम है उसकी जो वजह है वो तरक्याती काम है। तो कहाँ पर तरक्याती काम हो रहे हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम हो रहा है? जी बिल्कुल, देखा जाए तो शहर में सबसे बड़ा जो तरक्याती मंसूबा है वो यूनिवर्सिटी रोड पे, जहां बदतरीन ट्रैफिक जाम जैसी सूरत हाल से रोज़ाना की बुनियाद पर शहरियों को गुजरना पड़ता है। जबकि टूटी सड़कें, जगह जगह तजावजात का होना और जगह जगह एहतजाज और पार्किंग जो है डबल पार्किंग की जाती है, उसकी सबसे बड़ी मेन वजह है ट्रैफिक जाम होने की। जी अच्छा अफजल, ये भी बताइएगा, हम देख रहे हैं कि कई रोज से ये ट्रैफिक जैम है, कई रोज से एहतजाज है, तो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुतबादिल रास्ते क्यों नहीं बताए जा रहे? जी बिल्कुल, देखा जाए तो ट्रैफिक पुलिस की एक हिकमत अमली तय होती है कि ट्रैफिक का जो दबाव होता है वो किस टाइम से किस टाइम होता है। देखा जाए तो साइड एरिया की जो मुख्तलिफ शाहराहें हैं वहाँ सुबह की औकात पे जाते वक्त जो है ज़्यादातर ट्रैफिक का दबाव होता है, और शाम की औकात में साइड एरिया नौरस चौरंगी नाज़िमाबाद पर जो ज़्यादा ट्रैफिक का दबाव रहता है उस पर ट्रैफिक
पुलिस एहलकार की जो तैनाती है वो बहुत कम होती है। अगर ज़्यादा ट्रैफिक पुलिस एहलकार तैनात होंगे तो ट्रैफिक को सूरत हाल को बेहतर अंदाज में कंट्रोल कर सकेंगे। जी अच्छा अफसर परवेज, कुछ देर पहले ही हमने देखा कि ये एहतजाज तो खत्म हो गया है, तो क्या ये वाले जो इलाके जहाँ पे एहतजाज किया जा रहा था वहाँ पे ट्रैफिक बहाल होना शुरू हुआ है या नहीं? जी बिल्कुल, अब से तकरीबन कोई 1 घंटे कबल यहाँ शदीद एहतजाज था शहरियों का, जिसके बाद जो ट्रैफिक जाम जैसी सूरत हाल थी, शहरी अजियत में मुब्तला थे। अब वो तमाम तर जो एहतजाज की जैसी सूरत हाल थी, मुज़ाकरात होने के बाद एहतजाज तो ख़त्म हुआ, उसके बाद तकरीबन 30 मिनट लगे हैं ट्रैफिक की सूरत हाल को कंट्रोल होने में। अब जो है ट्रैफिक रवा दवा है और जो दबाव था वो भी काफ़ी हद तक कम हो चुका है। जी ठीक है, ट्रैफिक का दबाव भी काफी हद तक कम हो चुका है। अफजल परवेज इस हवाले से आगा, शुक्रिया आपका। ट्रैफिक जाम में घंटों फंसे रहने वाले शहरी कहते हैं गाड़ियों को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। तजावुज़ात, ठेले और रॉन्ग साइड आने वाली गाड़ियां भी परेशानी का सबब बनती हैं। वक्त जाम होता है, इस वक्त तो बहुत जाम होता है, हमारा कारोबार सारा खराब हुआ है। असर से लेकर ईशा की नमाज तक जाम होता है और कोई भी नहीं आ रहा है, न केमसी आ रहे हैं, न पुलिस आ रहा है, कोई भी नहीं आ रहे। रोड पे सारा ठेले खड़ी हुई है। कुछ ये गाड़ियाँ, कुछ ये ठेले वेले वाले होते हैं, इनकी वजह से रोड जाम हो जाता है। आवाम को तकलीफ होती है, गलियों से, रोडों से, सर्विस रोड से, हर जगह जाम हो जाता है। भाईजान अभी 2-3 दिन से तो ऐसा हो रहा है कि ट्रैफिक खुल ही नहीं रहा था, बहुत परेशानी हो रही थी। कल मैं वालदा को यहाँ से बड़े बोर्ड किया हूँ लेके, 10 मिनट का भी रास्ता नहीं है, तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटे में पहुंचा, वो भी नदी में से निकल गया। अब ये देख रहे हैं कि सीमेंट चुरंगी से लेके यहाँ तक जब ट्रैफिक जाम होता है तकरीबन आधा घंटा लगता है। और उसकी मेन वजह ये है कि ठेले वाले खड़े हुए हैं, यहाँ पर आके गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, आगे जो है आके ट्रक खड़े कर देते हैं, कोई मजदा खड़े कर देते हैं, उसकी वजह से ट्रैफिक पूरा जाम हो जाता है। बुलेटिन में यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। यहाँ आपको बताएं हालात ख्वामख्वाह बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं। इससे आगे या इससे पीछे मामला गया तो फिर ऐवान में नहीं मैदान में फैसला होगा। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असेंबली से खिताब। कहा जब स्पीकर ने सदर को आइन की शिक का हवाला देकर लिखा इस पर मुश्तरका इजलास बुलाने की जरूरत नहीं, एतराजात का वक्त गुजर चुका है, एक्ट को एक्ट होने दो। लाडले किस्म के वज़ीर कानून हैं, इनका ये फरमाना कि सदर साहब ने जब पहला एतराज भेजा तो उसको जॉइंट सेशन में होना चाहिए था। जब स्पीकर साहब ने उनको एक आईनी शिक का हवाला देकर लिखा इस पर जॉइंट सेशन बुलाने की जरूरत नहीं, तो एक्ट होने दो। अगर कोई चीज आप समझते हैं कि हमने करनी है, एक्ट के बाद लाएं सामने, तजवीज लाएं, बात करते हैं उसके ऊपर। हालात खामखा बिगाड़ की तरफ न ले जाएं। एक वाज़ेह मौक़िफ़ दे दिया है कि ये एक्ट है और हम इसको एक्ट तस्लीम करते हैं और नोटिफिकेशन का मुतालबा करते हैं। ये जो कहा जाता है जॉइंट सेशन बुलाया जाएगा और अमेंडेड जो है वहाँ से कोई अमेंडेड हम कबूल नहीं करें। तय हुआ है, हम उसी बात पर जोर देना चाहते हैं और हर कीमत पर इसको हल करना चाहते हैं। अगर इससे आगे पीछे मामला गया तो यकीनन फिर ऐवान नहीं मैदान में फैसला। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि कोई भी कानून साजी उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक सदर दस्तखत नहीं करते। सदर ज़दाई ने कुछ एतराज़ात उठाए हैं, उस पर बात करना होगी। आए मिल बैठकर आइन के मुताबिक इसका हल निकाल लेते हैं। जो भी कानून साजी होती है वो उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक उस कानून साजी पे सदर मुमलिकत के दस्तखत यानी कि उनकी असेंट, उनकी रजा शामिल नहीं होती। एक कानूनी मुशगाफी जो इसमें पैदा हो चुकी है क्योंकि 28 अक्टूबर का जो मैसेज है वो जॉइंट सिटिंग में नहीं आ सकता। वज़ीर आज़म साहब का ये पैगाम है कि हम हाजिर हैं। अगर कानूनी तौर पे ये इसी शक्ल में निकल सकता है तो सर आंखों पे, लेकिन क्योंकि ये आइन के तहत लेजिस्लेशन होती है, इन पे चैलेंजेस भी आते हैं, इसलिए इसको अच्छी तरह देख लिया जाए। मौलाना फजलुर रहमान से MQM के वफ्द की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने बल्दियाती इदारों की मजबूती के लिए मुजवज़ा आइनी तरमीम पैकेज पर मौलाना फजलुर रहमान को एतमाद में लिया। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं वहाँ मौजूद जाहिद मशवानी से। जाहिद बताइएगा। जी जाहिद, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो बताइएगा। MQM के वफ्द की मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकात जो है वो उनकी रिहाइशगाह पर अब तकरीबन ख़त्म हो चुकी है और कुछ देर के बाद इस बात का इम्कान है कि मौलाना फजल रहमान ख़ुद MQM के इस वफ्द के साथ उनके हमरा मीडिया से बातचीत करें और जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है मजमूई तौर पर उस पर बातचीत की गई, तबादला ख्याल किया गया और
जो दीनी मदारिस रजिस्ट्रेशन का एक इशू और मामला बना हुआ है, उस पर भी MQM को आगाह किया गया, उनको इत्मीनान मिलेगा। और MQM की तरफ से जो बल्दियाती निज़ाम के हवाले से आइनी तरामीम जो मुजवज़ा तरामीम हैं, उनका एक मुसवदा भी मौलाना फजल रहमान को पेश किया गया है। ये तमाम सूरत हाल जो इस वक्त है, और MQM चूँकि हुकूमत की इत्तेहादी जमात है, इस लिहाज से भी आज की मुलाकात बड़ी अहमियत की हामिल है। और अब देखना ये है कि जब ये मीडिया के सामने आएंगे मौलाना फजल रहमान और MQM के दीगर जो रहनुमा हैं, यहाँ खालिद मकबूल सदीकी की क़यादत में MQM के वफ़द ने जो मुलाकात की है, तो उस हवाले से जो पेशरफ्त है वो क्या हो सकती है। ताहम जो मुल्क के मजमूई सियासी सूरत हाल है, उस हवाले से कहा गया है कि मुल्क में जो एक सूरत हाल बनती जा रही है सियासी तौर पर, उस पर ठीक है। जाहिद, बहुत शुक्रिया आपके लिए। मुज़ाकरात के लिए राब्ता हो जाएगा और जिनको करना है वो भी कर लेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बात तब बढ़ेगी जब तक हमारे मुतालबात पर अमल हो। एक सवाल के जवाब में कहा, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करते, बानी की हिदायत पर ही सब कुछ होता है। वो पार्टी सरबराह हैं और उनको कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। बात तब बढ़ेगी हमारे शिकवे शिकायत है वो ख़त्म हो, जो हमने मुतालिबात रखे वो हो, और उस पर खुल कर बात हो। कोई एक आध MNA साहब ने कोई शिकवा शिकायत जो ज़रूर की है इस्तीफों से, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई नहीं। हम खुद से कोई काम नहीं करते। खान साहब ही हिदायत देते, ही इज़ द बॉस, ही डजंट रिकमेंड, ही ऑर्डर्स। देयर इज़ आवर पॉलिसी एंड देयर इज़ द पॉलिसी ऑफ द PTI। नो वन हैज़ द राइट टू डिक्टेट खान साहब। देखो राबिते हो जाएंगे, जिससे राबिता होना है वो राबिते कर लेंगे। मिल बैठते हैं और बात करते हैं। राना सनाउल्लाह बताए हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, बानी PTI ने कमेटी बनाई है, मुल्क की खातिर बैठ जाते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने जवाब दिया, PTI ने कोई कमेटी बनाई है तो बाकायदा पैगाम भेजे, इसमें कोई दो राय नहीं। जब तक हुकूमत और अपोजिशन में सियासी डायलॉग नहीं होगा, सिस्टम नहीं चल सकेगा। और आपको बताएं कि MQM का जो वक्त है वो मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का पहुंचा है। वहां पर दोनों इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। गवर्नर सिंध जनाब टैसूरी साहब, हमारे मोहतरम भाई फारूक सत्तार साहब, अमीनुल हक साहब, हमारे कोलीग्स भी हैं, हमारे पुराने रफ़क़ा भी हैं, वो तशरीफ़ लाए हैं। और मैं सबसे पहले तो उनको खुशामदीद कहता हूँ, और उनकी यहाँ तशरीफ़ आवरी हमारे लिए बायस एज़ाज़ है। कुछ गुफ्तगू हुई है, मेरे ख्याल में खालिद मकबूल साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो उस पर अपना इजहार ख्याल फरमा दें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद साफ़ी हज़रात, कैमरामैन, इस सर्दी में आप सब मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ये वैसे तो हम मौलाना साहब के पास हर दौर में आते रहे हैं, और हमारे दरमियान सियासी तौर पे भी और ज़ाती तौर पे भी हमेशा ही बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। और बड़े अहम और नाजुक वक्त में भी हमारे दरमियान ज़हनी हमांगी रही है। जो मौजूदा सूरत हाल थी, जो अभी मौजूदा 26वीं तरमीम के ऊपर हम सब के अपने अपने मौक़िफ़ थे, तो हमने आज हमें ये मौका मिला कि इस हवाले से मौलाना साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, जो कि जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह हैं, उनके मौक़िफ़ को समझने की हमने और करीब से आके कोशिश की है। इनकी गुफ्तगू में, इनकी बातों में बड़ी दलील मौजूद थी, और मैं समझता हूँ कि इस पे हम भी आगे चल के बात करेंगे। हमारे दरमियान भी गुफ्तगू रहेगी, और जहाँ जहाँ हुकूमत से और दूसरी सियासी जमातों से जितना हमने इनका मौक़िफ़ आज समझा है, उसको आगे लेके जाएंगे। ये ज़हनी आहमांगी, ये सियासी जमातों के दरमियान मज़ाकरात और मकालमा, इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता होता नहीं है। और ख़ास तौर पे ऐसी सियासी जमातें कि जिनकी जड़ें अवाम में हो, उनके साथ तो सिर्फ मकालमा ही एक सूरत है जिसके ज़रिए हम आगे बढ़ सकते हैं। हमने इनकी गुफ्तगू सुनी है, और उनके बहुत सारे नुक्ते नज़र को समझने में हमें मदद मिली है। उसमें बड़ी दलील थी, और ये बात आगे चल के हम और करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुत्तहिदा क़ौम की इस क़यादत का इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमारे मौक़िफ़ को सुना और तसल्ली के साथ सुना। जहाँ तक 20वीं तरमीमी बिल का ताल्लुक़ है, वो तो इत्तिफ़ाक़ राय से पास भी हो चुका है, और उसका गज़ट नोटिफिकेशन भी हो चुका है।
لیکن جو دینی مدارس کے حوالے سے قانون سازی ہوئی تھی اور پھر اس کے بعد اس پر ایوان صدر نے اپنے اقدامات کے تحت الجھا دیا معاملے کو، تو ہماری نظر میں چونکہ اب وہ ایکٹ بن چکا ہے اور ہمارا مطالبہ حکومت سے یہ ہے کہ اب آپ اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن کریں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ مزید اصلاح کی ضرورت ہے یا کچھ اس میں اضافے کی ضرورت ہے تو گزٹ نوٹیفیکیشن کے بعد بھی تو حکومت جو ہے کوئی ترمیم لا سکتی ہے، پارلیمنٹ موجود ہے، تو اس وقت جو ایک عمل مکمل ہو چکا ہے اس کو مکمل تسلیم کیا جائے۔ تو یہ موقف ہم نے ان کی خدمت میں بھی عرض کیا، آج میں نے پارلیمنٹ میں بھی اس پر تفصیلی گفتگو کی ہے، اور میں ان سے توقع رکھتا ہوں کہ وہ ہماری گفتگو کو ہمارے دلائل کی روشنی میں اپنے فورم پہ لے جائیں، حکومتی فورم پہ لے جائیں، اور کوشش کریں کہ وہ ہمارے اس موقف کو تسلیم کر لیں تاکہ کسی قسم کے سیاسی تنازع سے ہم ملک کو تحفظ دے سکیں۔ جی آج ہمیں یہ بھی موقع ملا ہے کہ 26ویں ترمیم کے حوالے سے جو ہمارا نقطہ نظر تھا کہ پاکستان کی جمہوریت کو اگر استحکام دینا ہے تو اس کو پائے پہ تو کھڑا کریں، جو وہ ستونوں پہ تو کھڑا کریں جس کے ذریعے جمہوریت مضبوط ہوتی ہے۔ تو جو بنیادی جمہوریت ہے، تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ ہے، اس کے حوالے سے جو ہمارا موقف ہے وہ ہم نے مولانا صاحب کو دیا ہے اور ان سے درخواست کی ہے کہ اس کو دیکھیں بھی، اگر ہم اور یہ اس پہ ہم آہنگ ہوتے ہیں تو آگے مل کے اس کو بھی ایوان میں دوبارہ لانے کی ضرورت ہے۔ یہی ایک ایسا نقطہ ہے اور یہی ایک نسخہ ہے جس کے ذریعے ہم جمہوریت کے ادوار میں بنیادی جمہوریت اور تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کو ہمیشہ کے لیے اس کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ آج بہت زبردست ہمارے درمیان گفتگو ہوئی ہے اور بہت سارے ایسے مسائل پہ بھی ہوئی ہے جس سے پاکستان کے عوام کے درمیان ذہنی آمانگی کے لیے اور جو مختلف سیاسی عقائد، مختلف سیاسی نظریے اور جماعتیں ہیں ان کے درمیان تمام تر اختلافات کے باوجود گفتگو کا سلسلہ جاری رہے۔ ایم کیو ایم کی طرف سے جو یہ جو ان کی ترامیم کے حوالے سے تجاویز تھی، جس طرح 26ویں ترمیم میں اگر یہ ترمیم پاس نہیں سموئی گئی تب بھی اس کے گزٹ نوٹیفیکیشن میں یہ رکاوٹ نہیں بنی، تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی نئی بات دینی مدارس کے بل اور ایکٹ کے حوالے سے بھی اس میں نوٹیفیکیشن کے حوالے سے کوئی بات رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ تو اگر ایم کیو ایم نے قربانی دی ہے اور اس کو سموئے بغیر انہوں نے اس کو تسلیم بھی کیا ہے اور اس کے ایکٹ کو بھی تسلیم کیا ہے، تو ہمارے بل کے حوالے سے بھی وہ اپنے تحفظات جو ہیں وہ مؤخر کریں اور ایکٹ کو ایکٹ تسلیم کر کے اس کا نوٹیفیکیشن کریں۔ بعد میں ہم بھی ہیں، پارلیمنٹ بھی ہے، دنیا ہے، گفتگو ہوتی رہے گی۔ میں مولانا صاحب کو اندر کہہ رہا تھا کہ آپ تو مدارس کو بات حکومت کہہ رہی ہے وزارت تعلیم کے ماتحت رجسٹر کرانے کی، ہم تو اپنا وزیر تعلیم لے آئے آپ کے پاس رجسٹر کرانے کے لیے۔ بہت بہت شکریہ۔ وہ رجسٹر ہو بھی گیا۔ کچھ علماء کے جو تحفظات تھے یا وہ بھی سنے، مولانا صاحب سے بھی ملاقات کی، تو مولانا صاحب کے جو مدارس کے حوالے سے آپ مکمل حمایت کر رہے ہیں؟ دیکھیے وہ اس دن بھی کیونکہ علماء نے چاہا تھا کہ ہم ان کے نقطہ نگاہ کو سنیں تو ہم جا کے سنا تھا۔ آج ہم خود آئے ہیں، مولانا صاحب کا نقطہ نگاہ کو کسی طرح آپ اگنور نہیں کر سکتے، اور ان کی گفتگو میں جیسے میں نے پہلے بھی کہا بڑی دلیل ہے اور اس دلیل کو لے کے ہم آگے جائیں گے۔ اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے یقیناً حکومت سے اس حوالے سے رابطے تو ہوئے ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے، حکومت کا اس میں کیا موقف ہے، اور اگر اس پہ تھوڑی تاخیر ہوتی ہے کس قسم کی آئینی پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں آپ کی نظر میں؟ دیکھیے ہم کوئی غلط مثالیں، غلط نظائر قائم نہیں کرنا چاہتے۔ اگر آج ہم نے قانون اور ضابطے کے حوالے سے اور جس طرح کے جناب اسپیکر نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ہماری کتابوں میں جو میں نے پڑھا ہے اس کے تحت یہ ایکٹ بن چکا ہے، اگر آج ہم ایکٹ بننے کے باوجود اس کو کسی بحث میں الجھاتے ہیں، کسی نئی تجویز کو اس میں لاتے ہیں، تو پھر ایک ایسی مثال قائم ہو جائے گی کہ آنے والے وقت میں ہر ایک کے لیے مشکلات پیدا کرے گی۔ لہٰذا آئین اور قانون کے ضابطے کے تحت
اس کو مزید نہ الجھایا جائے، اس کو حل کر دیا جائے، اور جب وہ حل ہو جاتا ہے تو ملک ہے، پارلیمنٹ ہے، ہم ہیں، آپ ہیں، بات چیت ہے، گفتگو ہے، جو تجویز آپ لائیں گے یا ہم لائیں گے اس پر بات ہو سکے۔ خالد مقبول صدیقی صاحب، آپ نے دونوں طرف کا موقف سن لیا ہے، آپ کے خیال میں کس کے موقف میں وزن ہے اور آپ کس کی حمایت کریں گے؟ دیکھیں، وہ مولانا صاحب کے ساتھ بھی اپنی پوری ٹیم تھی، ان کے بھی ساتھ بھی وفاق کے لوگ ہیں، ہم کے دونوں نقطہ نظر کو سمجھا، آج ایک طرف سنا تھا، آج دوسری طرف سن لیا۔ میں سمجھتا ہوں مولانا صاحب کے گفتگو میں اور ان کے نقطہ نظر میں بڑی دلیل موجود ہے، جو دونوں دلیلوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور اس پر بات کرنی چاہیے، راستہ نکل جائے گا۔ بہت مضبوط گفتگو کی ہے مولانا صاحب نے آج۔ اچھا مولانا صاحب، حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کی خدمات جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے مذاکرات کے حوالے سے دی جا سکتی ہیں۔ مجھے دیکھیے، جس بات کے حوالے سے مجھ تک کوئی بات نہ پہنچی ہو، میں اس پر کیسے تبصرہ کر سکتا ہوں؟ حضرت، مدارس کے حوالے سے اگر یہ بل نہیں پاس ہوتا اور آپ کوئی تحریک چلاتے ہیں تو کیا پی ٹی آئی آپ کے ساتھ اس تحریک میں شامل ہوگی؟ احتجاج میرے خیال میں بل پاس ہو چکا ہے، اگر نہیں، اگر کیا سوال ہے؟ اب تو اگر ختم ہو گیا ہے، مولانا صاحب کہہ رہے ہیں نکاح ہو چکا ہے، صرف رخصتی باقی ہے، آپ سمجھیں بات۔ اگر رخصتی نہیں ہوتی اور آپ سڑکوں پہ آتے ہیں تو پی ٹی آئی آپ کے ساتھ سڑکوں پہ آئے گی؟ تو پھر اگر آپ کے نکاح کے بعد رخصتی نہیں ہوگی، جو آپ کا فیصلہ ہوگا وہ ہمارا فیصلہ ہوگا۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ 10 سال کی سارہ شریف کو قتل کرنے والے والدین کو لندن کی عدالت نے سخت سزائیں سنا دی۔ والد عرفان شریف کو 40 سال، سوتیلی والدہ بینش بطول کو 33 سال اور چچا فیصل ملک کو اعانت جرم میں 16 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ خبریں آپ نے جانی، اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے آواز نیوز۔